नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं छतरपुर के एक ऐसे लाल के पास जिन्होंने ना ही सिर्फ छतरपुर शहर का बल्कि संपूर्ण जिले और पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शन गोस्वामी जी की, जिन्होंने अभी सिविल जज का जो एग्ज़ाम दिया है और उसका जो रिजल्ट आया है सिविल जज छत्तीसगढ़ का पीएससी का, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनकी चौथी रैंक लगी है। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है टेली मीडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी बताइए, चूंकि आपने एक बड़ी सफलता अर्जित की है, निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाम पाना आज के समय में और चौथी रैंक पाना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, अपनी सफलता के बारे में? ये सफलता देखने में मेरी है, बट असलियत में ये सफलता मेरे माता पिता जी की तपस्या, जो उनके द्वारा जो भी संघर्ष और सेक्रीफाइस किए गए हैं जी। और मेरे सब पूरे परिवार, मेरे ताऊ जी, ताई जी और मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, जिनके मार्गदर्शन में मुझे कानून के क्षेत्र में आकर लोगों को न्याय प्रदान करने की प्रेरणा मिली। ये वास्तव रूप में उनकी सफलता है, पूरे परिवार की सफलता है। प्रियदर्शन जी, जैसा कि देखा जाता है आज की युवा पीढ़ी काफी बेरोजगार है, खासतौर पर सामान्य वर्ग की बात करें, आप सामान्य वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, तो इसके पीछे जो स्वाभाविक है कड़ी मेहनत और लगन रही होगी। तो आजकल के जो युवा वर्ग हैं उनके लिए एक आपकी तरफ से क्या कहना है? शुरुआत से ही मेरा माइंडसेट ये था कि जो परिस्थितियां में हमें एक्सेल करना है, हमें अब उसको परिवर्तित अपन नहीं कर सकते, तो उसमें ही अपन को सर्वश्रेष्ठ अपना प्रयास देना है और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि अपन अपना सर्वश्रेष्ठ उस पर प्रदर्शन दे पाए और जो अपन अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त कर पाए। जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जनरल एग्जाम होते हैं, जैसे 10th है, इंटर है, इसके बाद ग्रेजुएशन है, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन कंपटीशन में जाके कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। क्या टेक्निक है, क्या तरीका है इसके लिए, थोड़ा सा बताएं। उसके लिए अपने सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने में भेड़ चाल में लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे को देखकर कंपटीशन में उतर जाते हैं बिना अपने कमियों को गुणों का मूल्यांकन किए। तो सबसे पहले आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें अंतरात्मा से कि आपको कैसा जीवन जीना है, आपकी शक्तियां क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, और उस जीवन को जीने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त काम कौन सा रहेगा। उसके बाद फिर आप अपना कैरियर और वो निर्धारित करिए। एक दूसरे को देखा देखी में जाने से कंपटीशन बढ़ेगा और आपको बेरोजगारी बढ़ेगी, और युवाओं का जो अपना देश इंडिया का सबसे यूथफुल नेशन है, वो यूथ की पावर पूरी वेस्ट जाएगी। तो इसलिए भेड़ चाल में ना पड़कर सब अपना सेल्फ एनालिसिस करें और स्वरोजगार और अन्य भी जो साधन ओपन हो रहे हैं उनकी ओर भी यदि प्रेरित हो तो एक बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होगा। प्रियदर्शन जी, एक सवाल यहाँ पे मन में ये उठता है कि इंटर करने के बाद कई बच्चों के मन में मतलब काफी शंकाएं रहती हैं कि हम कौन से विषय का चयन करें, किस क्षेत्र में जाएं। तो आपने अपना विषय कैसे चयन किया और लोगों को आप क्या प्रेरणा देंगे? इसके लिए माता पिता एक अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि माता पिताओं को कभी मतलब कुछ एक फोर्स नहीं करना चाहिए अपने डिसीजन, उनको सारे ऑप्शंस उनको लिए खुले रखने चाहिए और उनको एक खुले आसमान में उड़ने के लिए एक प्रेरणा देनी चाहिए। मेरे माता पिता ने भी शुरू से यही था, इसलिए 12वीं तक मेरी पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होने के बावजूद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो शास्त्रीय संगीत से मैंने किया, क्योंकि मैं कभी, मेरा बचपन से उसमें रुझान था पर मैं कभी सीख नहीं पाया था। तो माता पिता ने मुझे वो निर्णय लेने की खुली छूट दी, और अंतिम वर्ष में जब मुझे ये लगा कि जैसा जीवन मुझे चाहिए और जो मेरी काबिलियत है उसके लिए न्यायिक सेवा एक उपयुक्त साधन है, तो फिर उसके बाद मैंने लॉ LLB का चयन किया, और उसमें भी मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया। तो इसलिए आप अपने जो 10th 12th एक ऐसा समय रहता है जब आपके पास बहुत समय और शक्ति रहती है, आपको सारे ऑप्शंस देखने चाहिए। केवल एक दूसरे की देखा देखी में कोई भी निर्णय ना लें। आप, हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की व्यक्तित्व अलग रहती है, क्षमता अलग रहती है, उस अनुसार आप हर किसी को निर्णय लेने चाहिए। चूंकि आपने न्यायिक सेवा का चयन किया तो आप स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं देखा होगा, समझा होगा, तो किससे आप इंस्पायर हुए कि आपने न्यायिक सेवा में जाने का फैसला किया? मेरे नाना जी बेगमगंज तहसील में एक वकील हैं और 40 साल से वकालत कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे जो दोनों मामा जी हैं, आदरणीय दीपक दुबे जी और आलोक दुबे जी, उनका भी न्यायिक सेवा में चयन हुआ न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो उनकी प्रेरणा से मैंने देखा कि कैसे एक न्यायाधीश का पद समाज में आखिर क्यों उसको इतनी प्रतिष्ठा और इतनी गरिमा दी जाती है, क्योंकि हर एक आदेश से वो लोगों के जीवन को कितना परिवर्तित कर सकता है। एक छोटे से जमानत के आदेश से न्यायाधीश ये निर्णित करता है कि इंसान की रात जेल में कटेगी या उसके घर की चारदीवारी में। जी बिल्कुल। वैसे ही एक छोटी सी मनी डिग्री एक किसान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, पर अपने लिए वो केवल एक कागज का टुकड़ा है।
तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि ये एक ऐसा सार्थक कार्य है जिसको मैं अपना जीवन डेडिकेट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने न्याय। तो मतलब आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपका खासतौर पर ममाना पचनाना जी और मामा जी, इनसे आप इंस्पायर हुए? बिल्कुल, मुझे तो न्यायाधीश शब्द का मतलब ही नहीं पता था, पर बचपन से मैंने उन लोगों को देखा और उनको जो समाज में सम्मान प्राप्त होता है, जो गरिमा पूर्वक उनको देखा जाता है, और क्योंकि वो अपने निर्णयों से समाज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं और लोगों को रिलीफ प्रदान करते हैं। जब इंसान को कहीं कोई आराम नहीं मिलता तब वो जाके न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाता है। तो मेरा भी यही था कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब से गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन में मैं यदि एक सार्थक और एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ तो यही मेरे जीवन की वास्तविक फुलफिलमेंट होगी, शांति। थोड़ा सा एक सवाल और उठता है, चूंकि जुडिशरी के ऊपर लोगों का काफ़ी भरोसा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जुडिशरी पे भी आरोप लग रहे हैं। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जुडिशरी और जो अपना संसदीय लोकतंत्र है, तो इनके बीच आपस में जो है काफ़ी मतलब मतभिन्नता है। तो ऐसे विषय जो हमारे संज्ञान में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से आते हैं, और दूसरा जो भ्रष्टाचार के आरोप भी जुडिशरी पे लगते हैं, क्या कहेंगे, चूंकि आपको इस सेवा में जाना है? जी, जैसा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कहा है कि जजेस आसमान से नहीं गिरते हैं, वो भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य रहते हैं, और वो भी किसी भी मनुष्य की भांति उनके व्यक्तित्व और चरित्र में भी गुण और दोष होते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार और ये सब लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो एक न्यायिक जो सेवा है उसकी परंपरा रही है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निटी और सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके चलना पड़ती है। एक न्यायाधीश किसी आम पब्लिक सर्वेंट के जैसा नहीं होता, उसका दर्जा एक सरकार से भी ऊपर का होता है। तो एक व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को एक कई मर्यादाओं में बांधता है ताकि वो किसी भी प्रकार के आरोपों से और निष्पक्षता के उसको दायरे में बरकरार रख के चले। और जहां तक संसदीय और न्यायपालिका के बीच में टकराव की बात है, तो उसका समाधान केवल एक ही हो सकता है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, वही हमारा धर्म ग्रंथ है न्यायपालिका का। तो जब तक न्यायपालिका और संसद संविधान की मूल भावना को और मूल आत्मा को आत्मसात करके चलेगी, तब तक कोई भी टकराव की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी, और दोनों ऑर्गन्स का सामंजस्य पूर्वक कार्य करना हमारे देश की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। व्यक्तिगत आपकी बात करें, आपने छत्तीसगढ़ में अभी चयन हुआ है, आगे क्या आपने मध्य प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में भी कोई अप्लाई किया है, या आगे और संभावना है कुछ? जी, मेरा मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा का भी इंटरव्यू के लिए मेरा चयन हुआ है। अभी इंटरव्यू कंडक्ट होना बाकी है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मेरी 27वीं रैंक आई थी और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था, और दूसरे प्रयास में अंततः मुझे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे छोटे भाई अमन के सपोर्ट से ये सफलता प्राप्त हुई है। मेरे छोटे भाई अमन ने भी एक अभूतपूर्व भूमिका है मेरी सफलता में निभाई, क्योंकि वो भी इसी फील्ड का है और एक न्यायाधीश बनने की तैयारी कर रहा है। तो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही तैयारी करते थे, और वो साथ में बैठ के हमें पढ़ाता था। तो इससे एक बहुत कम समय में और एक बहुत हाईली एफिशिएंट जो तैयारी हुई और कम मेहनत के साथ, उसका श्रेय उसको जाता है। एडीजी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं? एडीजे का एग्जाम 35 साल के बाद या 7 साल की प्रैक्टिस के बाद होता है। अच्छा, तो बाद में वो ये लोअर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है, जिसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में चयन होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो ये थे हमारे साथ प्रियदर्शन गोस्वामी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और आगे आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात कही, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।